नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाल विकास का ये पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं। ज्ञान, संरचनावाद, उपागम, आनुभविक संकल्पना, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। 50 क्वेश्चन के बारे में हम सीरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले चिंतन के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में चिंतन है क्या? तो चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। अगर आप चिंतन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर, तो ज्ञान क्या होगा? आपको संगठित होगा। इस मानसिक प्रक्रिया में, क्योंकि ज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है वो मानसिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं, इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, कल्पना, फैंटेसी और आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिससे ज्ञान इकट्ठा होता है। इस तरह से आप ध्यान रखें। ये चिंतन करेगा तो कल्पना भी करेगा, बहुत सारी बातें सोचेगा भी, याद भी करने की कोशिश करेगा, छोटी मोटी बातें भी सोचेगा, इस तरह से। ऑब्जेक्टिव में पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि किसने कहा है कि कार्यात्मक परिभाषा के रूप में चिंतन काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। यह व्यवस्था स्थापित करना वस्तुओं से संबंधित होता है तथा साथ ही साथ वस्तुओं की जगत की प्रतीकात्मकता से भी संबंधित होता है। वस्तुओं में संबंधों की व्यवस्था तथा वस्तुओं में प्रतीकात्मक संबंधों की व्यवस्था भी चिंतन है। ये किसने कहा है? ये कहा है आइजनेक ने। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, बालक में चिंतन होते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, या सभी चिंतन होते हैं। 4 प्रकार के चिंतन बताए गए हैं। ये चारों प्रकार के चिंतन इसमें होते हैं, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्मकेंद्रित प्रकार की होती है, अतः बालक अपने स्वयं के संबंध में ही चिंतन अधिक करता है। प्याजे जी ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक ही स्थिति पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर होती है उसे स्कीम या स्कीमा कहते हैं। प्याजे जी ऐसा कहते हैं। क्या बोलते हैं प्याजे जी? कि अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक ही स्थिति को, कोई भी एक ही परिस्थिति है, उसको बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत होती है, जिसमें सुधार होता है, कहीं ना कहीं एक ही चीज को आप बार बार करोगे तो सुधार होगा। वो कौन करते हैं? वो प्याजे जी करते हैं। कहते हैं वह विचार प्रक्रिया जिनसे एक स्कीम को नई चीजों पर लागू किया जा सकता है। एक स्कीम को नई चीजों पर लागू करोगे, सम्मिलन बोला जाएगा। और वे विचार प्रक्रिया जिनके जरिए नई चीजों को पर किसी स्कीम को लागू करने के फलस्वरूप स्कीम में जो परिवर्तन हो जाता है उसे एकमेंडेशन या समायोजन कहा जाता है। यानी कि स्कीम और लागू करके जो स्कीम में परिवर्तन होता है, समायोजन। ठीक है। और जो इस नई चीजों को लागू करते हैं उनमें सम्मिलन। सम्मिलन में जुड़ गए, सम्मिलन में जुड़ गए आप, और परिवर्तन हो गए, समायोजन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, एकमेंडेशन हो गया, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सृजनात्मकता ऐसा गुण है जो व्यक्ति में कभी तो अंतर्निहित सृजन शक्ति, कभी उत्पादन और कभी उर्वरता का संचार करते हैं। ये कथन किसका है? ये गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के ऊपर बात करी है। उनका कहना है कि सृजनात्मक एक गुण है जो व्यक्ति में कभी तो अंतर्निहित सृजन शक्ति और कभी उत्पादन और कभी उर्वरता का संचार करती है। कुल मिलाकर सृजनात्मकता की जो बात करी है वो गिलफोर्ड जी ने करी है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो अधिगम अल्बर्ट बंडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? डॉक्टर मेके का है। रीट में क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक्टर मेके ऐसा बोलते हैं कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? ऐसा सिद्धांत संबंध कौन सा नहीं है? स्किनर कहते हैं स्किनर का एसआर अधिगम संबंध नहीं है, लेकिन पॉवलन का है, थायरडॉन का है, ब्रूनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ तभी हो पाएगा जब कोई समस्या आएगी। जब समस्या ही नहीं है तो चिंतन कैसे कर लेगा? भाषा से कोई लेना, तर्क से क्या मतलब है? पूर्व
अनुभव से क्या मतलब है, तो समस्या आने पर ही चिंतन प्रारंभ हो सकता है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया, कॉलर ने दिया है, ये याद हो जाना चाहिए आपको। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक को। वाइगोत्स्की ने हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करी है, तो सामाजिक सिद्धांत जो दिया हुआ है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता। पूर्व में कोई चीज आपने सीखी गई और नए सर्कमस्टेंसेस में आप आए और उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो उसे बोलते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि जो हमने सीखा उसका शून्य प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण यथार्थाई सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। यानी अधिगम अंतरण का थर्ड का जो सिद्धांत है उसे बोलते हैं अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को। नेक्स्ट है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है। यानी कि समस्या की अचानक समाधान करे, कोई समस्या आ जाए उसके समाधान की क्या करने लगे, वकालत करने लगे कि चलो समस्या है, ये गलती हो गई, उसका समाधान मैं कर रहा हूँ। उसके तुरंत वकील आ जाता है कि नहीं ये बच्चा कर सकता है, समस्या आ रही है तो उसमें समाधान करेगा वो। तो सूझ का सिद्धांत एक वकील है इस मामले में। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो क्या क्या ऑप्शन है, सीखना कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती हैं। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और चौथा है, अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है। कुल मिलाकर इसमें सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार के बीच में क्या बनाती है, एक बाउंड्री बना देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया याद कर लें। देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सीखना उस वातावरण प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता हो। ठीक है। दूसरा, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, तो गलत बात है। तो चौथा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों ये संकेत करते हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी नंबर तो कैंसिल ही है, क्योंकि बच्चे द्वारा जो त्रुटियां हो रही हैं वो तो बच्चों को सिखाती हैं कि बच्चा सीख रहा है उस चीज से। लेकिन बी वन नंबर जो है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित तो होता भी है। और पहला जो है, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता हो। नहीं ये टॉप पॉजिटिव जरूर लग रहा हो, लेकिन सीधी सी बात यह है कि सीखना जो है मूल रूप से मानसिक क्रिया होती है, माइंड के द्वारा ही सीखा जाता है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी के समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है, सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। यानी कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का कोई भी उपचार अगर करना है तो निदानात्मक शिक्षण करना है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष का अमन अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। अमन शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। अमन बिजली को गरजना सुनकर उछलता है। अमन का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है। नेक्स्ट है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमन एवं अन्य है। नेक्स्ट है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। सही बात है, मोटिवेशन पैदा होगी उसमें। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, शिक्षक। सीखने की परिघटना में अधिगम करता है, आंतरिक अवस्था है, प्रेरक है, शिक्षक नहीं है। अब आप कहोगे सीखने की घटना परिघटना में क्यों नहीं है, भाई साहब शिक्षक को तो हमेशा ही अलग ही रखा गया है। नेगेटिव चीज में हमेशा शिक्षक को, मतलब कोई भी गलती हो शिक्षक की गलती है।
और कोई भी अच्छी चीज होगी शिक्षक उसमें नहीं है। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? प्रेरक है, मोटिवेशन जो होती है, आंतरिक खुद की अवस्था है, अधिगम करता जो सीख रहा है वो, अधिगम करता मतलब विद्यार्थी की बात कर रहा है, अधिगम करता मतलब विद्यार्थी की बात कर रहा है, आंतरिक अवस्था मतलब बच्चे के अंदर की व्यवस्था, और प्रेरक मतलब खुद प्रेरक होता है। शिक्षक सोचे कोई मेरे अंदर नहीं, सीख तो कैसे भी सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ये कहना चाह रहा है ऑपरेंट अनुबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रशिक्षण परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम कोहलर है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? लिंग भेद को नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम ठीक है, तत्परता का नियम ठीक है, अभ्यास का नियम ठीक है, लेकिन लिंग भेद के नियम को नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्व पकवन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक, या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, एक विद्यालय जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली थी। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, सिखाने पर सीख गई। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। दूसरों के द्वारा सीखना सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है आपका, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधित बाधा या विकार। नेक्स्ट है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर सकता। यह है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एक चीज सीख जाए दूसरी नहीं सीख पा रहा, शून्य, उसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। एक कौशल का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, शून्य प्रशिक्षण। कईयों का पड़ता भी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियों उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। यह कथन किसका है? वुडवर्ड का है, याद कर लीजिए। तत्परता का नियम किसका है? थॉर्नडाइक का है तत्परता का नियम। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट की बात करें आपसे, बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार सीखता है, पुस्तक के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा, प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है आपका, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, सब आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखते हैं किसका? अधिगम स्थानांतरण का। नेक्स्ट है आपका, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? ये पावलोव है। नेक्स्ट है आपका, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए, केंद्रित अधिगम के लिए कर लेना इस जगह पे, एकीकृत शाला केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो छात्र का अभिप्रेरणा विकास है, सहकर्मी संचार का विकास है, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण है, खोज सक्रिय अधिगम का हार्स यानी नुकसान हो जाना नहीं है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष में अवलोकन कर लो, प्रयत्न त्रुटि कर लो, वाद विवाद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो शिक्षण संस्था ही मात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप विद्यालय या कॉलेज में या महाविद्यालय में सीख सकते हैं। सीखने वाला व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है, पूरे जीवन भर सीख सकता है, पूरे जीवन भर अधिगम किया जा सकता है और होता है। अगला है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए,
जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया और उस सिद्धांत का नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक नाम है कोहलर, सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेहा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या होगी? क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा नेहा को चुप करा देना चाहिए? भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक द्वारा नेहा का ध्यान बटा देना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। इसके बारे में सोचते हैं अभी। चौथा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। हाँ सही बात है। शिक्षक बोलते मैं नहीं जानता हूँ, ये तो गलत बात है ना। वो बच्चे को शिक्षक का उद्देश्य ये है कि बच्चे को सेटिस्फाई करे। कोई विद्यार्थी ने कोई क्वेश्चन पूछा उसको वो संतुष्ट हो उस चीज से, तो मैं नहीं जानता हूँ इससे संतुष्ट नहीं होगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। वो उससे बोलते कि बेटा अभी मुझे इसको नहीं पता है, लेकिन मैं कल इसको समझकर आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। इस तरह से आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई क्वेश्चन इसमें रीड में आए हुए हैं और अच्छे से आप इस बाल विकास के चिंतन वाले वीडियो को जरूर पढ़ें और अच्छे से ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों।